हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स के एक और इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अपन डिजीज के नाम की बात डिस्कस करें तो इस डिजीज का नाम है आपका सीलियक डिजीज। ठीक है, अब अगर अपन बात करें सीलियक डिजीज होती क्या है और इसको किस नाम से और जानते हैं, तो सीलियक डिजीज की अगर अपन बात करें तो सीलियक डिजीज आल्सो नोन एज, ये आपको सीलियक डिजीज के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर आपके सीलियक स्पुराई के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर ग्लूटेन। अब इसमें ग्लूटेन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ठीक है, एंटेरो का मतलब क्या हो गया? इंटेस्टाइन। ठीक है, ग्लूटेन एंटेरोपैथी हो गया। ठीक है, या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। ठीक है, मतलब ग्लूटेन के प्रति क्या हो जाता है, जो पर्सन है सीलियक डिजीज वाला, वो क्या हो जाता है? सेंसिटिव रहता है, मतलब ग्लूटेन को सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब अगर अपन इसकी डिजीज के बारे में बात करें तो इन दिस डिजीज द पेशेंट हैज एलर्जी टू ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, अभी मैंने बताया था ग्लूटेन के प्रति क्या होगा? सेंसिटिव होगा। ठीक है, मतलब इस डिजीज में क्या होगा? पेशेंट को एलर्जी होगी ग्लूटेन प्रोटीन से। ठीक है, ये बच्चों के अंदर रेयर होती है बट कॉमन, मतलब बहुत कॉमन डिजीज है। ठीक है, मतलब होती तो बहुत रेयर है लेकिन बहुत बच्चों के अंदर ये कॉमन डिजीज होती है। ठीक है, अगर अपन इसके बाद में अपन बात करें तो ग्लूटेन प्रोटीन कौन सी चीजों में प्रेजेंट होता है? ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि सीलियक डिजीज क्या होती है। सीलियक डिजीज में क्या होता है? ग्लूटेन नाम के प्रोटीन होता है। ठीक है, उससे क्या हो जाती है? बच्चे को एलर्जी होती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है भाई, ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी होती है, लेकिन ग्लूटेन प्रोटीन किस में होता है? ठीक है, अगर अपन ग्लूटेन प्रोटीन की बात करें तो इसके याद करने की ट्रिक है ब्रो, BROW। ठीक है, ब्रो। ठीक है, अगर अपन ब्रो में बात करें तो बी का मतलब क्या हो गया? बारले। ठीक है, बारले क्या हो गया? आपके जो हो गया। ठीक है, जो आपके मतलब गेहूं जो साथ में होते हैं ना, तो वही आपका जो हो गया। ठीक है, जो ये आपका क्या हो गया? जो से क्या होगी? एलर्जी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? आपका राई हो गया। ठीक है, अब ये वो वाला राई नहीं है, उसकी राई की स्पेलिंग ये होती है RAI। जो आप मस्टर्ड समझ रहे हो ना, वो वाली राई नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये राई होता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? नीला जो, ब्लू जो। ठीक है, ब्लू बार्ले, ब्लू बार्ले को किस नाम से जानते हैं? राई नाम से जानते हैं। हालांकि ये फसल इंडिया में बहुत ही कम होती है, ये आपके अफ्रीका साइड में या ब्राजील साइड में वहां पर कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होती है या फिर रेयर होती है। ठीक है, तो राई नाम के राई भी किसमें होता है? आपका ग्लूटेन प्रोटीन के अंदर होता है। ठीक है, एक तो आपका जो हो गया, राई हो गया, अब ओट्स हो गए। ठीक है, ओट्स तो जिम जाने वालों को तो पता ही होगा ओट्स क्या होते हैं। इसके अलावा नई जिम जाने वाले भी ओट्स का सेवन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हो गया वीट, हो गया वीट मतलब गेहूं। गेहूं तो इवन दैट सभी जानते होंगे गेहूं क्या होता है। ठीक है, अब बच्चे को क्या है? गेहूं से भी एलर्जी है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि क्या खाता होगा, कैसे खाता होगा, क्या होता है उस बच्चे की लाइफ में। थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक भी है, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके अलावा ये टॉपिक आपका थोड़ा इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्यों इंटरेस्टेड है? आप इसमें बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि यार, अब बच्चा मतलब कि रोटी नहीं खा सकता, गेहूं की रोटी नहीं खा सकता है, तो क्या खाता होगा? अगर गेहूं की रोटी खाता होगा तो क्या होता उसका होगा उसके अंदर, या फिर अगर उसने गलती से खा ली है तो उसके लिए अपन क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा, क्या उसके डायग्नोस्टिक होंगे? ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सीलियक डिजीज के बारे में अपन बात करें तो सीलियक डिजीज होती क्या है? ग्लूटेन नामक प्रोटीन से क्या होती है? एलर्जी होती है, उसको अपन सीलियक डिजीज कहते हैं। अब ग्लूटेन प्रोटीन किस किस में होता है? ब्रो में होता है। बी मतलब बार्ले, आर मतलब रे, ओ मतलब ओट्स, डब्ल्यू मतलब बीट। ठीक है, अब अगर अपन नेक्स्ट अपन इस डिजीज के बारे में बात करें तो इस डिजीज में क्या होता है? व्हेन द पेशेंट कंज्यूम ग्लूटेन प्रोटीन, मतलब जैसे ही पेशेंट ने क्या किया है? गेहूं खा लिया है। ठीक है, व्हेन पेशेंट ने क्या किया है? गेहूं खा लिया, मतलब ग्लूटेन प्रोटीन को कंज्यूम कर दिया है। तो ग्लूटेन प्रोटीन जैसे ही बॉडी में कंज्यूम किया है, टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी अकर। ठीक है, मतलब बॉडी की जो टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी, मतलब खुद की बॉडी की इम्यूनिटी क्या करेगी? खुद की सेल को मारने लग जाएगी। ठीक है, अकर देन ऑटो एंटीबॉडी, ठीक है, आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल विलाई, मतलब जो आपके इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, उन विलाई को क्या करने लग जाएगी? डैमेज करने लग जाएगी। मतलब
बेचारी विलाई तो अपनी बॉडी का ही पार्ट होती है, और उसी को क्या करेगी, जो आपकी टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी क्योर होगी, और वो क्या करेगी, इन जो विलाई है, विलाई को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय किसको करना चाहिए था, गेहूं को डिस्ट्रॉय करके क्या करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए था। लेकिन बॉडी की जो टी सेल मीडिएटेड ऑटो टी सेल मीडिएटेड जो आपकी सेल्स है, वो क्या करेगी, इन विलाई को क्या कर देगी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, मतलब इन विलाई के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, अब जैसे विलाई उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, किसको, ग्लूटेन अमन प्रोटीन को, मतलब गेहूं से जैसे ही वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, तो अपनी बॉडी उस पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी विलाई को, और विलाई को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, दिस एंटीबॉडी, मतलब उसने जैसे एंटीबॉडी बना ली है, और एंटीबॉडी बना लिया, तो दिस एंटीबॉडी विल अटैक ऑन विलाई एंड कॉज कर देगी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टेड आया होगा कि यार अपनी खुद की बॉडी खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, और खुद की विलाई को डैमेज कर रही है, इतना खतरनाक है क्या ग्लूटेन प्रोटीन। लेकिन ये सामान्य पर्सन के अंदर नहीं होता है। सामान्य पर्सन में क्या होता है, जो आपकी विलाई होती है, विलाई क्या करती है, ग्लूटेन प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसको क्या करती है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करती है, फिर ग्लूकोज को लीवर के अंदर स्टोरेज रखती है। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, लेकिन इस अगर बच्चे को ग्लूटेन से एलर्जी है, ठीक है, ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी है, तो ग्लूटेन प्रोटीन जैसे ही बॉडी में कंज्यूम हुआ, तो वहां पर क्या किया, बॉडी की सेल ने क्या कर दिए, खुद के खिलाफ ऑटो इम्यूनिटी बना ली है, और वहां जाके क्या कर दिए, इंटेस्टाइनल विलाई के खिलाफ क्या कर दिए, एंटीबॉडी बना लिए, और एंटीबॉडी क्या कर देगी, उन विलाई को डिस्ट्रॉय कर देगी, जैसे ग्लूटेन प्रोटीन खाएगा बंदा। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल इज अफेक्टेड। अब भाई एब्जॉर्प्शन करने के लिए सबसे मेन चीज कौन सी होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है। ठीक है, जब आपकी विलाई ही खराब हो गई है, तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब इसके अपन, यार ठीक है, खा लिया है बंदे के स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई भी डैमेज हो गई है। अब डैमेज होने की वजह से क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग होंगे, मतलब क्या क्या साइन और सिम्टम्स होंगे। ठीक है, साइन और सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, तो सबसे पहला साइन और सिम्टम्स है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट साइन और सिम्टम्स है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया रहेगा उसके अंदर। क्रोनिक डायरिया क्यों रहेगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये विलाई है, विलाई क्या करती है, खाने के अंदर एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट को, लेकिन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए ही नहीं है। क्यों नहीं हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारे डैमेज हो गए हैं। तो ऐसे कैसे जो आपका फूड पार्टिकल है, वो क्या करा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और डायरिया रहेगा, वो भी आपका क्रोनिक। क्रोनिक डायरिया क्या होता है, मोर देन 14 डेज। ठीक है, 14 डेज तक डायरिया रहना आपका क्या कहलाता है, क्रोनिक डायरिया कहलाता है। अब क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू नॉट एब्जॉर्ब फूड। फूड विलाई एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल के अंदर डिस्टेंशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, अब बंदे ने क्या किया है, बेचारा खाना ही नहीं खा रहा है, तो उसका ग्रोथ कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन हो जाएगा, या फिर आपका ग्रोथ एबनॉर्मल होने लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग क्या होती है, अब उसकी जो मसल्स है बॉडी की, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तो खाना एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही है, तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स में के अंदर, जैसे ये आपकी मसल्स है, ठीक है, मसल्स क्या हो जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉडी को तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन भले ही फूड एब्जॉर्ब करे या नहीं करे, लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी, खुद की मसल से लेगी। ठीक है, तो मसल्स में क्या होने लग जाएगी, वेस्टिंग होने लग जाएगी। ठीक है, मतलब मसल्स टूटने लग जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, बच्चे को एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया होगा। एनीमिया कौन सा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमनली होता है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी हुई थी। ठीक है, अब ग्लूटेन प्रोटीन से एलर्जी हुई, तो उसके अंदर ये साइन और सिम्टम्स आए। अब थोड़ा अच्छा लगा होगा कि यार भाई अपने को तो ये डिजीज नहीं होते, अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर ही होती है, और उनको लाइफ लॉन्ग टाइम तक मतलब ग्लूटेन को अवॉइड करना होता है। ठीक है, मतलब कि उनको ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब बाजरा खाना पड़ता है लाइफ टाइम तक, गेहूं खा ही नहीं सकता बेचारा। ठीक है, तो उसके अंदर ये साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो इसके कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है,
ऑफ इंटेस्टाइन, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इंटेस्टाइन इन लेटर स्टेज, मतलब कि अगर विलाई डैमेज हो गई है कोई ना, तो आपके एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है लेटर, एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है इंटेस्टाइन के अंदर लेटर स्टेज के अंदर, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक की, ठीक है, डायग्नोसिस मतलब कि अब हो गया है, डिजीज हो गई है, तो डिजीज हो गई तो इसका डिजीज का पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस डिजीज का पता अपन क्या करेंगे, जेजुनल बायोप्सी। जेजुनम किसका पार्ट होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो आपका सबसे ज्यादा खाना एब्जॉर्ब का होता है, जेजुनम में होता है, ठीक है। तो जेजुनम की क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, ठीक है। जेजुनम की बायोप्सी करेंगे तो वहां पर आपकी क्या होगी, विलियस एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब पता है ना, हाइपरट्रोफी का मतलब सेल की साइज बढ़ जाना, हाइपरप्लेशिया मतलब सेल में नंबर बढ़ जाना, और एट्रोफी मतलब घट जाना या फिर एब्सेंस ऑफ हो जाना, ठीक है। तो विलियस एट्रोफी, एट्रोफी मतलब विलियस बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होगी या विलियस एब्सेंट होगी, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, विलियस एट्रोफी। इसके अलावा क्रिप्ट में क्या हो जाएगी, हाइपरप्लेजिया। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्रिप्ट होती है ना, क्रिप्ट क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है ना, उसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, आपका क्रिप्ट प्रेजेंट होता है। अब क्रिप्ट क्या होगा, जैसे इसने क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाया है, तो ये क्या करेगा, इस जो आपकी विल्लाई है, विल्लाई को डैमेज करता रहेगा, और क्रिप्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करें तो वो क्या हो गया, आपका एंटीबॉडी टेस्टिंग हो गया, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्टिंग में क्या करते हैं, आईजीए, ठीक है, आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा एंटी टीटीजी, टीटीजी क्या हो गया, टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम का एंटी टीटीजी करते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर ए स्क्रीनिंग, मतलब स्क्रीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं, टीटीजी, एंटी टीटीजी टेस्ट, या फिर ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एंटी एंडोमायोसियल एंटीबॉडी, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिक और कंफर्मेटरी, मतलब कि बच्चे के अंदर सीलियक डिजीज है तो कौन बताता है, एंटी एंडोमायोसियल एंटीबॉडी बताती है, ये मोर स्पेसिफिक होता है और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटी डीजीपी। अब डीजीपी क्या होता है, डी मतलब क्या हो गया, डी एमिन, डी एमी, डी एमिटाइड, ठीक है। जी मतलब ग्लियाडियन, और पी मतलब पेप्टाइड एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी डीजीपी एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या किया है, जेजुनल बायोप्सी की है, उसके अलावा अपन ने एंटीबॉडी टेस्ट किया है, फिर उसके बाद में अपन ने एंटी एंडोमायोसियल एंटीबॉडी टेस्ट किया है, एंटी डीजीपी एंटीबॉडी टेस्ट किया है, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या रहेगा, अवॉइड ग्लूटेन प्रोटीन। आप देख लो, लाइफ टाइम तक क्या करना पड़ेगा आपको, ग्लूटेन प्रोटीन को अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। राइस एंड मिलेट कैन बी यूज्ड, इसमें आप चावल खिला सकते हो और बाजरा खिला सकते हो, ठीक है। चेक द इंग्रेडिएंट व्हेन पैकेड फूड पार्टिकल यूज, मतलब जैसे आप बच्चे को कुछ पैकेड फूड पार्टिकल प्रोवाइड कराते हो तो पैकेट के ऊपर लिख रखा होता है इसके अंदर ग्लूटेन इतना होता है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब अच्छे से देखे कि उसके अंदर ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्लूटेन होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि बिस्किट्स हो गए, ठीक है, तो बिस्किट्स के अंदर क्या होता है, ग्लूटेन होता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ही नहीं खिलानी है जिसके अंदर ग्लूटेन होता है। तो वो आपको जो भी आप पैकेट फूड ले रहे हो उसको एक बार देख के फिर खिलाए अपने बच्चे को। नेक्स्ट अपन अगर बात करें, आप कौन कौन से फूड इसके लिए अलाउ होते हैं और कौन कौन से फूड नॉट अलाउड होते हैं। तो अलाउड फूड कौन कौन से हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, बच्चे को खिला सकते हो, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, दाल हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, ये फूड आपके लिए क्या होता है, बच्चे के लिए अलाउड होते हैं। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड में ब्रो तो आपको पता ही है, बार्ले, राइस, ओट्स एंड, सॉरी यहाँ पर राइस नहीं होगा, यहाँ पर रेज होगा, RYE होगा, ठीक है। बार्ले हो गया, रे हो गया, ओट्स हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा बिस्किट्स हो गया, कुकीज हो गया, नूडल्स हो गया, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, मैक्रोनी हो गया, बियर हो गया, ठीक है। बियर में भी क्या होता है, ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। क्यों, बियर आपकी किससे बनी है, बार्ले से, जौ से बनी हुई होती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ मात्रा जौ की होती है, तो वो सारी चीजें उसको क्या करनी है, अवॉइड करानी है। मतलब बियर से भी बच्चे को क्या होगी, एलर्जी होगी, आगे जाके वो ड्रिंक भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, ये आपका पूरा सीलियक डिजीज या फिर अपन सीलियक स्पुराई, या फिर आपकी अगर अपन बात करें
इसके बारे में अपन ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि सीलियक डिजीज क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर फूड अलाउड होते हैं, नॉट अलाउड होते हैं, क्या क्या इसके डायग्नोसिस होते हैं और क्या क्या इसके असेसमेंट फाइंडिंग थे, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, सीलियक क्राइसिस क्या होता है। सीलियक क्राइसिस क्या होता है, व्हेन द पेशेंट हैज सीलियक डिजीज, पेशेंट को क्या हो गई है, सीलियक डिजीज हो गई है, एंड आल्सो डेवलप इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी, मतलब एक तो उसको सीलियक डिजीज है बेचारे को और जीआईटी में कोई अदर इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, सडन सीवियर सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, सीलियक क्राइसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपन ने आपकी क्या नाम है, सीलियक डिजीज क्या होती है, इस डिजीज को अपन किस नाम से जानते हैं, सीलियक स्पुराई के नाम से भी जानते हैं या फिर ग्लूटेन एंटेरोपैथी। ठीक है, ग्लूटेन क्या होगी, एंटेरोपैथी, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा ग्लूटेन क्या करेगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको क्या कर देगी, एंटेरोपैथी कर देगी, या फिर इस इंटेस्टाइन को क्या कर देगी, इंटेस्टाइन में एबनॉर्मलिटी कर देगी। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद में अपन ने इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, फिर इसके अंदर अपन बात करें कि कौन कौन से ग्लूटेन प्रोटीन के अंदर किस किस के अंदर होता है, ब्रो के अंदर होता है। उसके अलावा अपन ने असेसमेंट फाइंडिंग किया था, सबसे मेजर असेसमेंट फाइंडिंग की अगर अपन बात करें तो वो क्या हो गया, आपका क्रोनिक डायरिया हो गया। फिर अपन ने इसके टेस्ट की बात की थी, तो टेस्ट में आपका सबसे जरूरी टेस्ट क्या था, आपका एक तो ड्यूडेनल बायोप्सी था और एक एंटीबॉडी टेस्ट था और एक आपका क्या था, एंडोमायोसिन था, उसके आपका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन ने इसके मैनेजमेंट की अपन बात करें कि कौन कौन से फूड बच्चे के लिए अलाउड होते हैं, कौन कौन से लिए नॉन अलाउड होते हैं, और बच्चे को लाइफ लॉन्ग तक मतलब ग्लूटेन फ्री डाइट प्रोवाइड करानी पड़ती है। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें।